हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है। हम डिस्कस करें यूनिट एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स। पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले पार्ट 1 वीडियो को देख के अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। पार्ट 2 वीडियो में जितने भी आपके रेस्ट ओवर टॉपिक्स रह गए थे इस यूनिट के, हम उनको कवर अप करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपका बुक रिलेटेड डाउट है तो आप ठाकुर पब्लिकेशंस की बुक प्रेफर कर सकते हैं अपने पूरे सेमेस्टर्स के लिए। अगर मैं बात करूँ, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसलिए क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये आपको फिल्टर करके डेटा देती है। साथ ही साथ इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। आपके सिलेबस में जो चीज़ आपके लिए पूछी गई है, जो आपके एग्जाम में जिस अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो सब इस बुक में मेंशन होता है। ठाकुर पब्लिकेशन की बुक अगर आप प्रेफर कर रहे हो और अगर आप उसमें देखेंगे तो पहली चीज़ वो सिलेबस अकॉर्डिंग है, बुक आपको फिल्टर करके मिलती है। इसमें जो चीज़ कंटेंट आपको मिल रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एकदम शॉर्ट नोट्स के हिसाब से रहती है। अगर आप ठाकुर बुक प्रेफर करें तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपको इससे बहुत कन्वीनियंट हो जाता है अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने रिवीजन के लिए। इसमें हर एक डायग्राम, हर एक प्रेजेंटेशन आपकी स्टडीज़ को और इम्प्रूव करेगा। ठाकुर पब्लिकेशन का सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बजट फ्रेंडली है। इस बुक का हर एक प्राइस आप देख सकते हो, आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, ऑफलाइन में मिल जाएगी। बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर आप इसको परचेज करो तो आपको रियलाइज़ करोगे कि इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप इस बुक को प्रेफर करिए, आपकी स्टडीज़ ऑफकोर्स ये बातें इंप्रूव होगी। ठाकुर पब्लिकेशन बुक से वो सिर्फ मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, हर एक स्टूडेंट को समझ पाएंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ मेंशन है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, हर एक चीज़ बिल्कुल ठाकुर पब्लिकेशन से करी क्योंकि एकदम ईजी लैंग्वेज है। हर एक चीज़ में आपका प्रेजेंटेशन मेंशन होता है जिसको देख के हम ईजी समझ सकते हैं। तो अगर आप बुक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो प्लीज़ आप ठाकुर पब्लिकेशन बुक को प्रेफर करिए, अपनी नॉलेज और अपने मार्क्स को इन्हांस करिए। आपको कोई भी डाउट हो बुक से रिलेटेड सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे रेस्ट ओवर टॉपिक, हमारी यूनिट एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स को। सो लेट अस स्टार्ट। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक वैक्सीनेशन, टॉपिक निडल स्टिक इंजरीज प्रिवेंशन, फॉल प्रिवेंशन, रेडिएशन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनुअल हेल्थ चेक। अगर मैं बात करूँ तो ये सिलेबस में आपके यूनिट दोनों साथ में दे रखे हैं, बट कुछ बुक्स में इसका यूनिट अलग से कर दिया, मतलब कि इसको यूनिट 11 और जो हेल्थ वर्कर ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम और मैनेजमेंट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इसको सेपरेट यूनिट में कर दिया। बट हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम इसको एज अ होल यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं। सो आज पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस को, वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर स्टाफ के। जो निडल स्टिक टॉपिक है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 में अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हम लोग मेनली डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे रेस्ट ओवर 2 टॉपिक्स। इसके बाद आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। हर एक यूनिट की वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के नेम से, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर, जिसमें हर एक यूनिट को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा है, ठाकुर पब्लिकेशन बुक से डिस्कस कर रहे हैं, और बुक पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आर रेस्ट ओवर टॉपिक्स। ठाकुर की बुक में हेल्थ केयर वर्कर ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम को एक अलग से यूनिट में मेंशन करा है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। हेल्थ केयर वर्कर ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको आपको पता है कि कितना ज़्यादा रिस्क होता है एक्सपोजर का। उन एक्सपोजर के बाद में उनको वैक्सीन की ज़रूरत होती है जिससे वो प्रिवेंट कर सके डिज़ीज़ को ट्रांसमिट होने से। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में वैक्सीनेशन डिस्कस करा था, तो आपको पता है इंपॉर्टेंस क्या होती है वैक्सीनेशन की। तो आप कौन कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंशन करने से रोकते हो, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा, मेसल्स, रूबेला एंड पर्टुसिस। ये सारी बहुत ही ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है, इसीलिए आपको वैक्सीनेशन
इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आप इन सारे प्रिवेंशन को ट्रांसमिशन करते हो एक हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट में। एम्प्लॉयर्स को आप ह्यूमनाइजेशन प्रोवाइड करते हो वैक्सीनेशन के थ्रू, जो कि आपकी ह्यूमनिटी को भी मेंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में मेंशन है, जो हम एक ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मेनली डिस्कस करेंगे हेल्थ वर्कर ह्यूमनाइजेशन के बारे में। तो ये सारे एक प्रॉपर रिटन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, जिससे हम लोग ह्यूमनाइजिंग वर्कर्स को इस्टेब्लिश फॉर्म में प्रोवाइड कर सकें। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो हर एक चीज़ एक वैसे भी रिटन फॉर्म में रहता है। ये सारी चीज़ें इसलिए रिफर करते हैं क्योंकि जो हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में रिसीव करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक गाइडेंस के थ्रू ही करते हैं, एक अप्रोप्रिएट इम्यूनाइजेशन के थ्रू ही करते हैं। फिर हम बात करते हैं कैटेगरीज़ की, जिस अकॉर्डिंग हम लोग वैक्सीन को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपकी 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड वैक्सीन्स। इसमें क्या होता है, वो सारी वैक्सीन्स आती है जो आपको रिक्वायर होती हैं किसके लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, मीसल्स के लिए, मम्स के लिए, रूबेला और वेरिसेलर डिजीज़ेस के लिए। इन सब के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है। क्यों? इनकी एफिनिटी ट्रांसमिशन की ज़्यादा होती है, इनके पास ज़्यादा रिस्क होता है एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए, तो आपको उसके लिए रिकमेंड भी होती है कि स्ट्रॉन्गली वैक्सीन। फिर आपका सेकेंड पॉइंट में मेंशन है वैक्सीन रिकमेंड इन सम सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब है एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो गए तभी आपको नीड है वैक्सीन की, तब केसेस में आप इसको लोगे। जैसे कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस या हेपेटाइटिस ए या मेनिंजाइटिस या फिर टाइफाइड फीवर जैसी चीज़ें होने के उनके मतलब उनसे आप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो आपको नीड पड़ेगी इन सारी वैक्सीन्स की, तब करोगे। या फिर आप पैसिव इम्यूनाइजेशन हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड करोगे। फिर आपका थर्ड में आता है वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर ऑल और एडल्ट्स। अगर मैं बात करूँ हर एक एडल्ट को अगर आपका आ रहा है, तो आप वो थर्ड दे रहे हो कि जिसमें आप कोई भी वैक्सीनेशन आप किसी को भी देख सकते हो, उसका कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि वैक्सीन आपकी होती है ना, टेटनस की, डिप्थीरिया की, निमोनिया की, इसी में आप डाल सकते हो कोविड-19 की, जो हम हर एक पर्सन को प्रोवाइड कर रहे थे। फिर आपका जो सिलेबस में मेंशन है एक टॉपिक, वो आपका है वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर स्टाफ। हम लोग इसलिए प्रोग्राम करते हैं जिससे जो हेल्थ केयर स्टाफ और मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और उनको अवेयर कर सकें, राइट। एक सिंपल सा मैंने बताया कि होता क्या है। मेनली इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ACIP, दैट इज़ हम लोग गाइडलाइंस किसकी यूज़ करते हैं, ACIP दैट इज़ एडवाइजरी कमेटी फॉर ह्यूमनाइजेशन प्रैक्टिसेस। ये क्या होता है, इनकी सारी ह्यूमनाइजेशन वर्क करते हैं अगेंस्ट ऐसी डिजीज़ेस के जो हाईली रिकमेंडेड होती हैं, जो हाईली आपकी नीडेड होती हैं स्ट्रॉन्गली वैक्सीन्स के लिए। जैसे कि आपके आते हैं मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया, मीसल्स, इन सब के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की नीड होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहला पॉइंट आपका दे रखा है रूबेला। रूबेला में हेल्थ केयर वर्कर को आप ह्यूमन प्रोवाइड करोगे रूबेला के लिए, ये कंसिडर्ड होता है डायरेक्ट इंट्रैक्शन से, और साथ ही साथ ये आपका रिस्क भी करता है प्रेग्नेंट पेशेंट में। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है तो उनमें आप ये चीज़ मतलब ये वैक्सीन नहीं दोगे। और मैं अगर बात कहूँ कोई भी वैक्सीन होते हैं ना, तो उसके गाइडलाइंस में उसके मेंशंस होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स भी। फिर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस वी की। हेपेटाइटिस वी में हेल्थ केयर वर्कर्स विद इन ऑफ 10 डेज़ पे अगर वो एक्सपोजर हुआ है तो तुरंत आप वैक्सीन प्रोवाइड करोगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रांसमिट होने के। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है मीसल्स के लिए। अगर मैं बात करूँ मीसल्स के लिए, तो कोई भी हेल्थ केयर वर्कर्स होता है जो भी सस्पेक्टेबल हिस्ट्री या फिर सीरोलॉजी कंसिडर करो, तो उसको आप तुरंत ही वैक्सीनेशन क्या करोगे, कंसीडर करोगे, उसको रिस्क है। फिर आपका आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में आप प्रिवेंट करोगे स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा को, जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट को कोई ना हो, तो आप एडमिनिस्टर करोगे फ्लू वैक्सीनेशन। हॉस्पिटल ये सारे वैक्सीनेशंस प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है। हर ईयर वो प्रोवाइड करता है वैक्सीन्स हेल्थ केयर वर्कर के लिए, स्पेशली फ्री होता है। तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स में प्रमोट करे जाते हैं। तो आपका आता है अदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंसिडरेशंस। अगर मैं बात करूँ पर्ट्यूसिस के लिए या फिर स्मॉल पॉक्स के लिए, निमोनिया के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, इन सब के लिए क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ पर्ट्यूसिस, जो आपका पहला पॉइंट दे रखा है, उसमें जो ACIPM मतलब कि आपका एडवाइजरी कमेटी फॉर ह्यूमनाइजेशन प्रैक्टिसेस का है, उन्होंने कोई अप्रूव नहीं कर रहा है, कोई रेगुलर वैक्सीन नहीं बताई है एडल्ट्स के लिए या फिर कोई हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, किसके अगेंस्ट में, पर्ट्यूसिस के। मेनली इसके अलावा उन्होंने एक बूस्टर डोज बना दिया है, जिसको हम लोग एवरी 10th ईयर पे प्रीवियस डोज के प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को। साथ ही साथ इसको हम लोग Tdap वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट और 1 मार्क में कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। फिर आपका सेकंड पॉइंट आते हैं वैक्सीनिया वायरसेस एंड स्मॉल पॉक्स। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, हम लोग मेन गाइडलाइंस ACIP की ही मान रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके कंडीशंस होती है तो उसमें हम लोग वायरस के अगेंस्ट में रेप्लिकेटिंग रेडली का ही यूज़ करते हैं और ये वैक्सीनेशंस को लेबोरेटरी में आफ्टर एवरी 10 वीक्स में वैक्सीन को प्रोवाइड करते हैं। ये हाईली इफेक्टिव होती है और ये एडमिनिस्टर करने के बाद हम लोग एजेंट्स में चेक भी करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निमोनिया के लिए आपके जो भी एडल्टली इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी 65 ईयर या उससे ज़्यादा हो गई है, तो उनको हम लोग वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं निमोनिया के मतलब कि निमोनिया के अगेंस्ट में। फिर आपका आता है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा की अगर मैं बात करूँ, जो भी वर्किंग हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिस होम्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, या फिर फिजिशियन ऑफिस होते हैं, या फिर पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, या फिर एम्प्लॉय हेल्थ क्लिनिक्स या डायलिसिस सेंटर्स रहते हैं, आउट पेशेंट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं, या फिर आपका मोबाइल क्लिनिक्स होते हैं, इन सब में हम लोग वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं इन्फ्लुएंज़ा का। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा बिगनिंग में आपका थोड़ा सा ही परेशान करता है, लेकिन लेटर ऑन वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, ट्रांसमिट करता है, और हेल्थ केयर वर्कर से पेशेंट में होना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आम बात है। सो इसके लिए आपको वैक्सीनेशन इसका प्रोवाइड करना होता है। अगर मैं बात करूँ इन्फ्लुएंज़ा के लिए स्पेशली गवर्नमेंट 2 मंथ सेपरेट्स करती है। एक इसका फर्दर आउट आपका विंटर सीजन से पहले होता है और समर सीजन से पहले होता है। एज एन एग्जाम्पल मैंने जो गाइडलाइंस में पढ़ा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ ACIP की, तो इसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लुएंज़ा का होता है ना, उनको हम लोग इन पेशेंट आउट पेशेंट को तो ज़्यादा रिस्क है, साथ ही साथ इसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं बिगनिंग ऑफ सितंबर में। फिर आपका आता है MMR, दैट इज मीसल्स मम्स रूबेला। तो एट ऑल स्टाफ born before 1966 is considered immune and those born in 1966 or later are considered non-immune and should be administered with at least 2 doses of MMR vaccine। तो नाम से क्लियर हो गया है कि जो इस ईयर से पहले मतलब बर्थ हुए थे, जन्म लिए थे, बॉर्न हुए थे, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उनको देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो उसके बाद में तो उनको 2 डोज देने पड़ते हैं, 2 डोज देने पड़ते हैं। आप समझ रहे हो, इतना खतरनाक डिजीज़ेज़ होती हैं जो ईजिली ट्रांसमिटेड हो जाती हैं। तो MMR की आपको 2 डोज देनी होती है, और अगर कोई भी एडमिनिस्टर करने में, कोई भी टेस्ट करने के बाद में प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत ही कंसल्ट भी करते हो डॉक्टर से, क्योंकि वैक्सीनेशन हर एक पर्सन के लिए सूटेबल भी नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स, जिसका वायरस होता है वेरिसेला। इसमें भी हम लोग 2 डोज यूज़ करते हैं नॉन इम्यून वर्कर्स के लिए, और इसका इंटरवल एटलीस्ट 1 मंथ का होता है। हेपेटाइटिस में हम लोग कोर्स करते हैं 3 डोज का पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन में, हेपेटाइटिस बी में जिसमें हम लोग 2 डोज यूज़ करते हैं एडल्ट फॉर्मेशन में, वे इसके अलग अलग एजेस के अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है हेपेटाइटिस ए, जिसमें नर्सिंग स्टाफ्स और जो अदर हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जिनको भी कांटेक्ट आते हैं पेशेंट के, या फिर कोई भी सोसाइटीज़ में या पीडियाट्रिक वार्ड में, तो उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटी हेपेटाइटिस ए का, और हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। फिर आपका आता है पोलियो माइलेटिस। अगर मैं बात करूँ पोलियो के लिए कितनी ज़्यादा वैक्सीन्स प्रोवाइडेड होती है, और अब तो इरेडिकेटेड भी हो गई है। सो यस, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका आता है 10 में क्यू फीवर। इसके लिए हम जो भी लेबोरेटरी स्टाफ्स होते हैं, जो भी हैंडल करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को, उनको रूटीन बेसिस पे ज़्यादा रिस्क होता है और उनको भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सेम एस आपका रेबीज़ का भी आता है, सेम एस आपका ट्यूबरक्लोसिस का भी आता है। ट्यूबरक्लोसिस में बहुत ज़्यादा हायर रिस्क है, इसलिए ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो उनको DRTB वार्ड में रखा जाता है। तो उस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा प्रिकॉशंस मेंटेन करा जाता है। अगर आप कभी भी DRTB के होगे तो आपने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस मेंटेन करा होगा एज अ ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस टाइम, मैं बता रही हूँ आपको। उस टाइम पे भी आपके बहुत ज़्यादा प्रिवेंशंस मेंटेन होते हैं। फिर आपके नेक्स्ट आती है मेनिंजाइकोकल डिजीज़। इसमें हम लोग सिंगल डोज प्रोवाइड करते हैं क्वाड्रीवैलेंट में। ये आपका वैक्सीन प्रोवाइडेड होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ACW135Y स्ट्रेन नेजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए। इसको लेबोरेटरी स्टाफ्स को हैंडल करना पड़ता है, तो इसको हम लोग मेनली प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका 14 पे आता है टाइफॉइड। टाइफॉइड की अगर मैं बात करूँ, जो भी इसको हैंडल करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को, उनको तो रूटीन बेसिस पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। सेम एज येलो फीवर 15 पॉइंट, सेम एज आपका 16th जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए भी होता है, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए रूटीन बेसिस पे आपको हाई रिस्क की ज़रूरत होती है। फिर आपका
नेक्स्ट इसी में एक आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो आप हेल्थ केयर वर्कर्स में कहाँ वर्क करते हो? एक ऑक्यूपेशनल वर्क करते हो, तो ऑक्यूपेशनल में वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको हज़ार्ड्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। हज़ार्ड्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट इंजरीज हो जाना या फिर एक डेंजर जोन होना, जिसके लिए आपको, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन मैं एक ऐसा ओवरव्यू बता रही हूँ क्योंकि अगर इस यूनिट से आपका कोई भी टॉपिक आ रहा है तो ये आप हज़ार्ड्स अलग से एक ऐड ऑन कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हज़ार्ड्स आपके लिए डेंजर्स होते हैं, तो इसमें आपको क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है और उनके लिए अगेंस्ट में एक बड़ा स्टेप लेना होता है, जिससे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। और अपने आप को सेव करना है, अपने सराउंडिंग्स को सेव करना है, जो आपके वहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं आपको उनको भी सेव करना है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ हज़ार्ड्स की, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हज़ार्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका पहला है बायोलॉजिकल हज़ार्ड, फिर आपका दूसरा है केमिकल हज़ार्ड्स, फिर आपका तीसरा है फिजिकल हज़ार्ड्स, फिर चौथा आपका एर्गोनॉमिक हज़ार्ड, फिर आपका फिफ्थ पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल हज़ार्ड। अगर मैं नाम से बताऊँ, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी फ्लूइड से या फिर निडलिस्टिक इंजरी या फिर कोई भी पैथोजन से आपको हो रहा है, तो उसमें आपका आता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है, जिसमें आपको खुद से एड ऑन कर सकते हैं। फिर आपका आता है केमिकल हज़ार्ड्स। केमिकल हज़ार्ड्स में आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लॉन्ड्री में गए और आपको कोई भी केमिकल इरिटेंट हो गया स्किन पे या फिर आपके आइज़ या लंग्स में, तो उसकी वजह से हज़ार्ड्स आपकी बॉडी में हो रहा है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे इक्विपमेंट क्लीनिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करते हैं, या फिर लॉन्ड्री क्लीनिंग के लिए या फिर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनसे कोई चीज़ मतलब डेंजरस हो गया, तो वो सब आपका आता है केमिकल में। फिर आपका आता है फिजिकल। फिजिकल के लिए इसलिए कहूँगी, फॉर एग्जांपल अगर आप रेडिएशन जहाँ पे परफॉर्म होता है, जहाँ पे रेडिएशन टेस्ट होता है, वहाँ वर्क करो, ऐसा वहाँ वर्क करो और रेडिएशन से आपकी बॉडी में आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, हज़ार्ड हो रहा है, तो वो आपका फिजिकल हज़ार्ड में आता है। साथ ही साथ आपको अगर उस टाइम पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हो गई, तब हो सकता है। या फिर आप बॉयलर रूम में वर्क करो या फिर लॉन्ड्री में करो, तो आपको ईयर वे में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ऑडिटरी प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप केमिकली कहीं वर्क करो, तो आपको शायद विजन प्रॉब्लम हो सकता है। ये आपका फिजिकल हज़ार्ड्स में आता है। फिर आपका आता है एर्गोनॉमिक हज़ार्ड। इसका मतलब होता है आप फोर्सफुली मूवमेंट कर रहे थे, मतलब कि जैसे कि आपका पोस्चर उतना वर्क नहीं कर सकता, फिर भी उससे ज़्यादा आप वेट उठा रहे थे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही, जिसकी वजह से आपको हज़ार्ड हो रहा है। जैसे कि आपको मस्कुलोस्केलेटन हज़ार्ड आ रहा है, तो वो आपका आता है एर्गोनॉमिक हज़ार्ड में। फिर आपका आता है साइको सोशल हज़ार्ड। साइको सोशल हज़ार्ड इसलिए कि कभी कभी पेशेंट या को वर्कर्स आपके ऊपर चिल्ला देते, वॉयलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हज़ार्ड पे आपके साइकोलॉजी पे अफेक्ट करता है, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये आपके 5 डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपको ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स में मिलेंगे, इनको आपको मैनेज करना होता है। तो सबसे पहला आपका है बायोलॉजिकल हज़ार्ड, फिर आपका है केमिकल हज़ार्ड, फिर आपका है फिजिकल हज़ार्ड, फिर आपका है एर्गोनॉमिक हज़ार्ड, फिर आपका है साइको सोशल हज़ार्ड। सो ये 5 आपके हज़ार्ड्स हैं जो आपके ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स में आते हैं। फिर आपके जो सिलेबस में मेंशन है, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या फिर हेल्थ ऑर्डिनेंस जो आपका लॉन्च हुआ था, वो हुआ था आपका 23 मई 1997 में। ये इंक्लूड करता है एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी और हेल्थ प्रमोट करता है वहाँ पे भी जहाँ पे नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं। इसका एक मेन काम है जो प्रोवाइड करता है सेफ्टी को, हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, साथ ही साथ नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय में। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में मेंशन है, जिससे आपको एकदम क्लियर होगा कि इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं पर्पस की, तो सबसे पहले इसका मेन पर्पस क्या है? ये सेफ्टी और हेल्थ प्रोवाइड करता है हर एक एम्प्लॉय को जो भी वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं। ये सजेस्ट करता है, मेजर्स बताता है जो भी एक हेल्थ एम्प्लॉयर्स को इम्प्रूव कर सकता है। ये इम्प्रूव करता है सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड को जहाँ पे भी आपके हज़ार्डियस प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो आपके प्लांट मटेरियल्स हो या फिर कोई भी वर्क प्लेसेस के ह्यूमन बींग्स हों। ये इम्प्रूव करता है सेफ्टी और हेल्थ एस्पेक्ट को वर्किंग इन्वायरमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर अगर मैं बात करूँ रोल ऑफ ड्यूटी होल्डर्स की, तो हर एक मेंबर्स के हर एक ड्यूटी को असाइन कर दिया गया है। तो एम्प्लॉय टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, तो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें वो इंश्योर करेंगे सेफ्टी को, हेल्थ के हर एक एम्प्लॉय और हर एक वर्क प्लेस के लिए। अगर जो एम्प्लॉयर होते हैं वो नहीं फॉलो करते सब सेक्शन 1 को, तो उनको इंक्लूड कर दिया जाता है इन सब में। जैसे कि अगर वो फेल हो गए, नहीं कर पाए, तो वो क्या करेंगे? फेलियर टू प्रोवाइड
provide or maintain plant system or a safe place that is practicable and pose to no risk to health. फिर आपका आता है कि वो अगर कोई अरेंजमेंट्स के लिए नहीं कर पाए या फिर इंश्योर नहीं कर पाए सेफ्टी के लिए, रिस्क के लिए, तो उनको हम लोग हैंडलिंग स्टोरेज के लिए वहाँ पे शिफ्टेड कर देते हैं। तो उसमें आपका आ जाता है एम्प्लॉयर नहीं फॉलो कर पा रहा था सब सेक्शन को। सेम एज इसमें अगर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर वो वर्क प्लेस के लिए एम्प्लॉयर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि वो कंडीशन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, सेफ्टी नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है जो भी एम्प्लॉयर होते हैं वो नहीं फॉलो कर पाते सब सेक्शन 1 कम्युनिटीज़ को, वो एक क्राइम आता है, लीगली उनको अमाउंट देना पड़ता है, अकाउंटेबल कन्विक्शन के लिए एक उनका फ़ाइन पड़ता है जो इतने रुपीज़ को उनको पे करना होता है। जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो नहीं फॉलो कर पाते सब सेक्शन 1 को, उनको इंटेंशनली कमिट्स करना पड़ता है क्राइम को और लीगली अकाउंटेबल कन्विक्शन करना होता है रुपीज़ को। ये इम्प्रेजमेंट भी हो सकता है 6 मंथ के लिए। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टीज़ होती है, एक हेल्थ के लिए होती है, एक एम्प्लॉयर्स के लिए। फिर अगर मैं बात करूँ वैसे तो एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके जो हेडिंग्स और पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से मेंशन नहीं है। बट अगर सिंपल वे में आता है ना, तो रोल ऑफ ड्यूटी होल्डर्स और जो एम्प्लॉयर सेफ्टी को नहीं कर पा रहे वो आपको सारे पॉइंट्स को मेंशन करना होता है। फिर से इनका यही पॉइंट आता है कि वो नहीं अगर फॉलो करते हैं सब सेक्शन 1 कमिट्स को, तो उनको फिर से मनी पे करना होता है। फिर वही पॉइंट्स को उन लोगों को बताया और फिर से इम्प्रेसमेंट करना होता है 6 मंथ्स को। इनडायरेक्टली इसी पॉइंट्स को उन्होंने घुमा के बताया। तो इस सबको आपको रीड करना है, आपको बुक पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस। आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई हेल्थ केयर वर्कर ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम की। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।